तो हम क्रिएशन ऑफ मीनिंगफुल परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की तरफ जाने से पहले we will talk about a brief introduction and a brief about the performance based assessment, that educational assessment mein what is performance based assessment, and then the difference between the traditional versus performance based assessment task. So what is basically a performance based assessment is which is also called authentic assessments, जिसमें we give an opportunity for our students to apply their whatever they learned during a session, during a class. उनका जो specific जो content knowledge है उनको वो अपने daily life में कैसे apply करते हैं ये समझाना, इसको एक opportunity देना through assessment is performance based assessments, because performance itself is what they perform, what they actually apply in their context, in their real life situations. So because हमारा purpose जो है being an educator in 21st century, the purpose is not solely to prepare, to make our students cram, they memorize and reproduce the same content, the same sentences in a paper pencil test. Rather, our objective is to prepare our students out of their classroom situations. So therefore, these performance-based assessments give this is a wonderful opportunity, जो chance देता है कि they think out of the box. Similarly, it is an opportunity for teachers to inform their own teaching and inform themselves about how the students is learning, and the basic purpose of education is to demonstrate their skills, to demonstrate whatever they learned, whichever concept they have grasped during a particular the 40 minute का period into उनके daily life में. तो ये उनको teachers को भी inform करता है. Secondly, basically मैं एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट और उसमें जो ट्रेडिशनल हमारे असेसमेंट्स हैं उसमें बेसिकली क्या चीज इंकरेज हो रही होती है और बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं. सो ट्रेडिशनल जो हमारे असेसमेंट्स होते हैं जिसमें स्टैंडर्डाइज जो एग्जामिनेशंस हमारे होते हैं, समेटिव असेसमेंट्स होते हैं जिसमें पेपर पेंसिल टेस्ट इंक्लूड होता है, मंथली टेस्ट हैं, तो इनमें हम अमूमन बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजंस कि जिसपे हमारा अपना कमांड नहीं होता है उस पे सब्जेक्ट मैटर पे कि कंस्ट्रक्ट कैसे करें, असेसमेंट स्ट्रेटजीज को डिजाइन कैसे करें. इसलिए ये किस चीज को इंकरेज करता है ज्यादा? इट इंकरेजेस टू रिकॉल, आइडेंटिफाई, मैच करना, जैसे लिस्ट करना या मैच करना कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाएं, या फिर आइडेंटिफाई करें कि इनमें से जो कौन सा कलर, जैसे ग्रीन कलर कौन सा है उस पर टिक मार्क करें, और या फिर लेबल करने के लिए देते हैं, एक प्लांट ड्रॉ करके देते हैं या बॉडी ऑर्गन वगैरह ड्रॉ करके देते हैं और कहते हैं कि उनको आपने लेबलिंग करना है. वेयर इज जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इट encourages students to basically compare, to classify, they are able to analyze their work, defend their work, or it allows students, gives a chance for students to work in groups, share their ideas, present their work, because जब वो presentation की बात आती है, ये compare और classify और analyze करना कि भाई ये सही है, ये गलत है, और ये जो reasons हैं इसके certain जो mathematical calculations के through एक idea को या एक event को दूसरे event से connect करना और उससे फिर इन्फर करना. सो ये जो सारी चीजें हैं ये परफॉर्मेंस असेसमेंट हमें इंकरेज करता है कि बच्चों को हम इन लेवल पे लेके आए हैं. बेसिकली हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने
डिस्प्ले नहीं किया ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में, जिसमें हायर लेवल ऑफ जो थिंकिंग है, हायर लेवल ऑफ कॉग्निशन है, उसको इंकरेज करता है परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। सो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। जैसे बच्चों के वो क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आर्ट्स बनाते हैं। आर्ट का काम होता है पोर्टफोलियोज डेवलप करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि उन्होंने क्या सीखा, क्या प्रोग्रेस उनका रहा, क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट रहे, और फिर वो एड्रेस करते हैं, सेल्फ असेसमेंट उनकी होती है अकॉर्डिंगली। तो इसी तरह प्रोडक्ट ओरिएंटेड में ये सिर्फ यहाँ तक और सिर्फ नहीं रहता है, क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट इस तरह का भी बना हुआ है कि परफॉर्मेंस और इज ओनली अबाउट गिविंग स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स, कि कॉन्क्रीट कोई उन्होंने मॉडल डिजाइन किया या कोई ड्राइंग कर ली, ये सिर्फ वहां तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है। राइटिंग एन एसे, राइटिंग इन एन अखबार का आर्टिकल इज अ product, and it's the performance where they perform, where they analyze, where they give their own opinion based on some certain facts and figures, logical reasoning, problem solving, फोटोग्राफी, ये सारा प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। और प्रोडक्ट ओरिएंटेड को कंसीडर किया जाता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, जिसमें मेटा कॉग्निशन होती है। क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ओरिएंटेड में जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी हाई होती है, इस वजह से उनको ज्यादा सोचना होता है कि भाई अगर कोई मॉडल डिजाइन भी करते हैं तो इस पार्ट को इस सेक्शन के साथ जोड़ा कैसे जाए, इस तार को उस तार के साथ क्या करना होगा, ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर नहीं जोड़ेंगे तो, या इसमें कोई कलर कर रहे हैं तो ग्रीन में अगर रेड मिक्स करेंगे तो क्या होगा, और फिर ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे जाके वो एक प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। Whereas प्रोसेस ओरिएंटेड इज ये तब असेस किया जाता है जब वो परफॉर्मेंस ऑन गोइंग हो रही हो, जिसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी ऐड किया है, अटैच किया है इसका कि सर्जरीज का। सो जो सर्जरीज होती हैं दैट इज फॉर जैसे उसमें कि इंडिविजुअल या उसकी ऑन गोइंग हो रही होती है, कि अगर एक कोई स्टेप मिस हो जाए या एक कहीं पे एक स्टेप में कोई गलती हो जाए तो पूरा जो प्रोसेस है सर्जरी का वो सारा खराब हो सकता है। नाउ कम टू ये जो अभी तक के जो स्लाइड्स थे, बेसिकली ये एक ओवरव्यू था जो पहले हमने डिस्कस किया था पिछले हमारे वेबिनार में। वो एक बैकग्राउंड हमने एक रिव्यू किया। अब आते हैं जो परफॉर्मेंस असेसमेंट जो टास्क है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पे। आइदर वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो या वो प्रोसेस ओरिएंटेड हो, जो दो तरह के हम लोग अमूमन टास्क देते हैं। जैसे जो कॉम्प्लेक्सिटी जो लेवल होती है, एक कुछ होते हैं रिस्ट्रिक्टेड टाइप। रिस्ट्रिक्टेड टाइप में वो नैरोली डिफाइन होते हैं, कम टाइम में करना होता है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और अमूमन ये सोलो बच्चे जो इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं, और उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा गैदर करने की जरूरत नहीं होती है। मसलन अगर आप बच्चों को एक ग्राफ के लिए दे देते हैं, ग्राफ बनाने के लिए, कि जिसमें आप लोगों को डेटा प्रोवाइड किया है कि आपकी क्लास में बच्चों के कितने ए ग्रेड में कितने आए हैं, बी ग्रेड में कितने आए, सी में और डी में, और बच्चों ने उसका एक आउट ऑफ डेट रिजल्ट उन्होंने एक ग्राफ बना दिया। सो दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टाइप। एंड सेकेंडली एक बच्चों से आपने एक रोल प्ले कराया कि वो एक किसी आउटडोर डाइनिंग के लिए जाते हैं, तो एक शॉर्टर कन्वर्सेशन वो कैसे क्रिएट करते हैं विद अ वेटर की मेन्यू का, कि खाने में क्या, बिकॉज मैंने शुरू में ही बताया था कि बच्चों को क्लासरूम से बाहर के लिए प्रिपेयर करना होता है इन असेसमेंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग अमूमन ये जो लाइफ स्किल्स हैं उन पे हम बच्चों को ट्रेन नहीं करते हैं, उनको प्रिपेयर नहीं करते हैं। इसीलिए अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे जो बच्चे होते हैं फैमिलीज में, वो जब आउटडोर डाइनिंग के लिए जाते हैं तो उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि भाई अभी हम लोगों ने कौन सा मतलब मेन्यू सेलेक्ट करना है, और जो
जो मेन्यू है उसमें कॉम्बिनेशन कौन सा अच्छा रहेगा, कि तो ये सारी चीजें ओवर द टाइम हम अपने स्कूलों में ही सिखा सकते हैं बच्चों को इन टाइप ऑफ असेसमेंट के थ्रू। सेकेंडली हम जैसे बच्चों को हम पूछ सकते हैं कि भाई कि खबरें देखें और आफ्टर वाचिंग दैट न्यूज जो कोई एक पर्टिकुलर जो न्यूज है या कोई स्टोरी खबरों में बताया गया है उस पर वो डिबेट करें कि भाई कितना बायास्ड है। अमूमन चैनल्स का होता है, अगर हम नेशनल चैनल्स की बात करें तो नेशनल चैनल्स में आपस में होता है कि भाई ये चैनल जो है, मैं चैनल्स का नाम नहीं ले लूंगी बिकॉज इट इज अनएथिकल, तो ये एक चैनल जो है दूसरे चैनल पे क्वेश्चन करते हैं कि नहीं वहां पे गलत खबरें दी जाती हैं, वहां पे ज्यादा एग्जैजरेट किया जाता है, यहाँ पे रियल स्टोरीज बयां की जाती हैं। और फिर कंट्रीज का आपस में कंपेयर करते हैं एजम्पशंस की बेसिस पे विद नो लॉजिकल रीजनिंग कि ये नहीं, अगर वो पर्टिकुलरली जब वो जो बॉर्डर शेयर कर रहे होते हैं उन कंट्रीज के कि नहीं उस कंट्री में हमारे खिलाफ ये हो रहा था, वो झूठ बोल रहे थे, वो सच बोलते, उनकी स्टोरी ये नहीं थी। सो इस तरह के जो टास्क है बच्चों को जो लॉजिकल जो रीजनिंग है उसकी तरफ ले जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ, कि आप उनसे कहें कि आप एनालाइज करें कि भाई आपके ख्याल में ये जो स्टोरी बयान की गई है, हाउ ऑथेंटिक इज दिस, हाउ रियलिस्टिक इज दिस। ये बहुत ज्यादा तब होता है, ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक का तब अभी आया है जैसे सोशल मीडिया आया है कि जिसमें फेसबुक में इतने सारी फेक वीडियोस आती हैं और बयान ऐसे होती है जैसे वो बिल्कुल ट्रू हो, और फिर एक बंदे से दूसरे बंदे, फिर तीसरे बंदे, और फिर यूट्यूब में जो है बिल्कुल कुछ और ही न्यूज ही पेश की जाती हैं। सो टू प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स कि वो खुद से एनालाइज करें कि कितना वो फेक हो सकता है, कितना वो रियलिस्टिक हो सकता है, इन हम परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट्स के डिफरेंट टास्क डिजाइन करके हम क्लासरूम में बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने एक किया है कि फ्लिप अ कॉइन, कि देयर इज अ ट्रिक कि जो कॉइन जब को एयर में थ्रो करते हैं और फिर बच्चों को ऑब्जर्व कहा जाता है कि आप ऑब्जर्व करें कि ईच टाइम पे वो जो कॉइन का कौन सा साइड है जो टुवर्ड्स द अर्थ जाता है या ऊपर आ जाता है, नजर आ जाता है। और फिर वो उनको वर्कशीट दे दें और उनसे प्रिपेयर फिल कराएं और वो ईच टाइम देखें कि फिर कितना परसेंट जो है, कितना हेड आया, कितना टेल आया, और उसमें फिर उनको वो उसको फाइंड करने की कोशिश करें कि व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस, कि हर दफा यही साइड आ गया या ये साइड ज्यादा आ गया फ्लिप करने से या ये कम आ गया। एक जैसे ये रीजन दिया जाता है कि अमूमन जब पॉइंट को थ्रो करते हैं एयर में तो उसका जो हेड साइड है, जो हेवी जो साइड है, एरिया है, वो ज्यादातर फॉल होता है टुवर्ड्स द अर्थ। तो क्लाइंबिंग अ बार कंपटीशन, अमूमन हम बच्चों को प्ले एरिया में छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम उनके साथ जाएं और उस प्ले एरिया को भी अगर हम परफॉर्मेंस असेसमेंट का पार्ट बना दें तो बच्चा इंजॉय भी कर रहा है, साथ के साथ वो उसकी एक असेसमेंट भी हो रही है। जैसे अगर आप बच्चों से कहते हैं कि आप जो है ना कितनी जल्दी इन बार्स को क्लाइंब करते हैं, जो मंकी फिर बार्स होते हैं उन पे क्लाइंब करते हैं, एंड देन उसमें फिर बच्चे की जो लर्निंग जो साइड में चल रही होती है वो ये कि वो कितना अपने आप को बैलेंस कर रहा होता है, और बच्चा वहां पे डिसीजन मेकिंग सीख रहा होता है कि भाई इन ऑर्डर टू क्लाइंब अ बार उसको किस तरह की जूते चाहिए, उसको किस तरह की क्लॉथिंग पहननी चाहिए और किस टाइम पे जाके वो बार क्लाइंबिंग करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी कहने को तो होती है, लेकिन इट मेक्स अ बिगर डिफरेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम in their child's life. Another example is I have tried to bring mixed examples. मैंने कोई subject specific नहीं रखी है। Another example could be जैसे हम caterpillars को
साइंस का एक जैसे टॉपिक ले लें, कैटरपिलर्स को बच्चों से कहें कि वो बॉक्स में रखें और उसमें पूरी तरह रैप करें और एक होल रखें और जहां से वो रोशनी जाए, एंड देन स्टूडेंट्स आस्क देम टू ऑब्जर्व कि वो जो कैटरपिलर्स है वो टुवर्ड्स द सनलाइट जाते हैं या अवे जाते हैं, डार्कर साइड पे जाते हैं, एंड देन यू गिव देम चांस टू एक्सप्लोर कि अगर वो डार्कर साइड पे गए हैं तो क्यों गए हैं, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैटरपिलर के, अगर वो सनशाइन में हो तो ऐसा क्या होगा कि वो धूप की तरफ नहीं जाते। सो आस्क देम टू फर्दर एक्सप्लोर। द सेकंड थिंग इज कि एक्सटेंडेड टाइप टास्क, these are quite basically a complex, more elaborated and more time consuming, and it most of the time seeks collaborative work, working group with a student with a 5 or 6 is tarah jo bhi required based on the need of the assignment, need of the task, उसमें फिर number of students को रख के उनको include करके इनकी जो रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और ये काफी लेंदी होता है और इसको इवन क्रिएट करने में भी इट नीड्स टू बी मोर थॉरली प्लान्ड। ऑल्दो प्लानिंग हर जगह में जरूरत होती है, लेकिन इसकी जो रिटन जो है पीस है उसके लिए भी थॉरली प्लानिंग के साथ और स्टेप बाय स्टेप वो सारा क्रिएशन में प्रोसेस क्रिएशन में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, टास्क इटसेल्फ क्रिएशन में भी। कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रेड 5 के बच्चों से कहते हैं या ग्रेड 6 के बच्चों से कहते हैं कि प्ले डिजाइन अ प्ले हाउस एंड एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेवल, एंड इट इज क्वाइट अ टाइम कंज्यूमिंग असाइनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 5th और 6th और 7th ग्रेड। और इसमें बहुत जो एक्सटेंडेड टाइप क्वेश्चंस हैं, एक्सटेंडेड टाइप परफॉर्मेंस असेसमेंट जो टास्क हैं, उनमें ज्यादा वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल इसी में प्ले हाउस क्रिएशन में आप देखें कि बच्चों को वुड का या जो बोर्ड यूज करेंगे उसका नेचर के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनको पढ़ने होंगे, जिस तरह के क्लाइमेट में वो बना रहे हैं वो उनको स्टडी करना होगा। अगर वहां पे एल्यूमिनियम यूज हो रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन उन्हें कलेक्ट करनी होगी, और बहुत सारे जो रिक्वायर्ड जो मटेरियल है, कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे, ग्लू रिक्वायर्ड होगा, गत्था रिक्वायर्ड होगा, ये सारी चीजें बहुत सारा वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। When there is a variety of information is required, that means that the student has to go through a number of content and the number of explore more about the assignment, and the more student will explore, the more will question appear, और मेटा जो cognition है उसका प्रोसेस अमल में आएगा, और उतनी ही ज्यादा स्टूडेंट्स की नॉलेज बढ़ेगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और उसके साथ साथ जो अंडरस्टैंडिंग उनकी विद रिस्पेक्ट टू द मटेरियल या जो टास्क है उसको अप्लाई करने में भी साथ के साथ इजी रहेगा। सेकेंडली एक और ये जैसे टास्क हम एक्सटेंडेड टाइप में हम दे सकते हैं ग्रुप्स में कि वो एक दूसरे एक अनदर कंट्री का वो एक ट्रिप प्रिपेयर करें, वेयर दे इंक्लूड बजट एंड प्लेसेस और क्यों जाना चाहते हैं, किस मौसम में वहां जाना चाहिए। सो थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ असाइनमेंट्स कि हम बच्चों को कितना ज्यादा रिच एक उनको एनरिच कर रहे हैं और उनको कितना ज्यादा वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वैरायटी ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग ऑन सर्टेन टॉपिक से उनको यहाँ से मिल रहा होता है, सीख रहा होता है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। यहाँ ये मैंने पिक्चर ली है उर्दू पॉइंट, ये पाकिस्तान में एक है न्यूज़पेपर है और जो इनका यूट्यूब पे चलता है। एक है कि जैसे हम उनको कि एक टास्क दे दें कि टर्न देयर स्ट्रीट ग्रीन यूजिंग लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल। So this main is this is a street in Lahore, Pakistan, and this street was famous for Kode Wali Gali, and now this is famous for Fulu Wali Gali, from Kode Wali Gali to Fulu Wali Gali। तो ये इसने बंदे ने क्या किया, अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके नो कॉस्ट लो कॉस्ट मटेरियल यूज करके इस तरह का एक प्रोजेक्ट किया जिसको गली को उन्होंने साफ सुथरा बनाया, अपने माहौल को। तो इस तरह के असाइनमेंट्स दे दें
परफॉर्मेंस असेसमेंट टास्क देते हैं जिसमें बच्चे स्टूडेंट्स को बहुत सारा कुछ उनको सीखना होगा कि मटेरियल को वो रीयूज कैसे कर सकते हैं, मटेरियल को वो जैसे किस तरह के प्लांट्स उस जगह में उस सिटी में वहाँ पे किस सीजन में कौन से प्लांट्स वहाँ पे उगाए जा सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा कुछ बच्चों के जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें इजाफा करता जाएगा. Now the thing is, these were the some examples. अब इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये जो पीछे मैंने जितने भी कॉम्प्लेक्स टाइप और जो रिस्ट्रिक्टेड टाइप है, एक्सटेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड टाइप को जो परफॉर्मेंस असेसमेंट टास्क हैं, जो मैं डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं मैंने आपको, ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहते हैं कि हमने सिर्फ एक क्रिएट किया सिचुएशन और बच्चों को दे दिया. जैसे ही मैंने शुरू में कहा था कि क्रिएट करना होता है, और इन फॉर क्रिएशन इट नीड्स अ थॉरो स्टडी, इट नीड्स अ थॉरो टाइम, और इस पे रिटन वर्क ज्यादा चाहिए होता है फॉर अ टीचर. तो काफी टीचर्स के लिए थोड़ा सा डॉन्टिंग टास्क भी होता है. जब भी हम परफॉर्मेंस असेसमेंट क्रिएट करें टास्क, तो उस वक्त वी नीड टू टेक कंसीडर सम ऑफ द क्वेश्चंस एट द वेरी फर्स्ट प्लेस. अपने सब्जेक्ट को देखें और उस सब्जेक्ट में आप ये देखें कि हमने असेस क्या करना है बच्चे को, मेरे बच्चे को या मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, व्हाट दे नीड टू लर्न. और ये मेन इंपॉर्टेंट है कि क्या या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बच्चों को बस इंगेज कर रही हूँ, या फिर मैं कोई उनसे ट्रिवियल इंफॉर्मेशन तो नहीं ले रही हूँ, या व्हाट पर्पस द इंफॉर्मेशन दैट द टीचर इज गैदरिंग एंड व्हाट पर्पस द असाइनमेंट दैट इज गिवन टू स्टूडेंट्स इज सर्विंग. और इसके लिए प्री रिक्विजिट स्किल्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या चाहिए. फॉर एग्जाम्पल क्लाइंबिंग द बार का एग्जाम्पल ले लें. उसके लिए प्री रिक्विजिट्स हम किसी भी बच्चे को अपनी क्लास में नहीं कह सकते हैं कि आप जाएं और पार्टिसिपेट करें और बार क्लाइंबिंग में. हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि द प्री रिक्विजिट स्किल इज द कॉन्फिडेंस दैट द स्टूडेंट हैज टू हैव. क्योंकि अगर उसको बच्चे को हाइट से प्रॉब्लम है, हाइट पे जाने से, जैसे मुझे भी होता है, फोबियाज होते हैं डिफरेंट, तो वो जो कॉन्फिडेंस पहले बच्चे में जब तक नहीं आ जाए, हम बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं करा सकते हैं कि वो बार क्लाइंबिंग की तरफ जाए, या उसमें जो खुद को पहले बैलेंस कैसे करना है उसको छोटी छोटी एक्टिविटीज में जब तक हम नहीं सिखाएंगे, हम उनको उसका एक्सपोजर नहीं दे सकते हैं. इसी तरह बिल्कुल डिफरेंट जो असाइनमेंट्स है उसमें हम नेचर ऑफ असाइनमेंट देख के हमें देखना होता है कि प्री रिक्विजिट स्किल्स स्टूडेंट्स के पास कौन सी होनी चाहिए और हम अपने स्टूडेंट्स को किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे फाउंडेशन है, इंटरमीडिएट है और प्रोफिशिएंसी लेवल है. अगर हम एक इंग्लिश में एक एग्जाम्पल ले लें और अगर हम उसमें कहें कि हम बच्चों को जो है उनको फाउंडेशन लेवल पे हम असेस कर रहे हैं एंड हम उनको एक असाइनमेंट दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक ऐसे लिखने का या सेंटेंस स्ट्रक्चर करने का, कि अगर हम फाउंडेशन पे होगा कि स्टूडेंट्स ने जो है बेसिक वोकैबुलरी यूज किया हुआ हो विद सिंपल सेंटेंसेस. नहीं, अगर हम उनको इंटरमीडिएट लेवल पे लेके जाते हैं तो हमें ये देखना होगा एक्सक्यूज मी कि the student has used a broader, a range of vocabulary with meaningful sentences, and the sentences they have generated are relevant to the outcomes, relevant to the context that has been asked. और दूसरा ये है कि अगर हम उनको प्रोफिशिएंसी लेवल पे जाते हैं जहाँ पे वो मास्टरी लेवल की बात करते हैं, मास्टर लेवल की बात करते हैं, उसमें फिर यह है कि हम देखते हैं कि बच्चे ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज किया हो. फॉर एग्जांपल CSS और ये जो भी जितने भी मेडिकल में, इंजीनियरिंग में एक्सक्यूज मी इंजीनियरिंग में जो डिफरेंट यूज होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट एडमिशंस के लिए या जॉब्स के लिए, तो वहां पे ये चीज देखी जाती है कि पर्टिकुलरली जब वो इंग्लिश के लिए ही हायरिंग हो रही हो तो वहां पे देखते हैं कि उसमें कितना, मतलब उनका जो प्रोफिशिएंसी लेवल है वो कितना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज किए हुए हैं और रिच वोकैबुलरी यूज किए हो, अराउंड द टॉपिक हो, ओपिनियन एंड फैक्ट्स को वेल एलैबोरेट किया हो, इस तरह के.
और हाँ, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो भी परफॉर्मेंस लेवल हम देखेंगे, क्या हमारे स्कूल में क्या सबके लिए सेम होगा, क्या हमने एक ही स्टिक से सबको वो हाँकना है, या हमने ये देखना है कि हम जो बिलीव रखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में जो है वो इक्विटी बेस्ड हम देखें या इक्वालिटी बेस्ड देखें। ऑफ कोर्स हम प्रेफर करेंगे कि वो इक्विटी बेस्ड हो, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो हर स्टूडेंट की जो इंडिविजुअल नीड है उसको एड्रेस करे ये जो भी हम लोग परफॉर्मेंस असाइनमेंट असेसमेंट जो डिजाइन करेंगे। व्हाट लेवल ऑफ कॉग्निशन शुड आई असेस, और टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो सोचे कि उन्होंने स्टूडेंट्स को किस लेवल पे रखना है, एप्लीकेशन पे रखना है, सिर्फ नॉलेज की हद तक रखना है, अंडरस्टैंडिंग की हद तक रखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाना है। ये हो गया शुरू में बहुत सारे जो सवालात नहीं आते हैं एक असाइनमेंट शुरू करने से पहले, तो ये बहुत सारे सवालात को एड्रेस करने के बाद सेकंड स्टेज जो हमारा आता है, we need to decide it is integrated or single subject। बाद हमारे जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो असाइनमेंट्स होते हैं उसमें इंटीग्रेटेड भी होते हैं, जैसे आगे मैंने एक प्रोजेक्ट भी डिजाइन किया है, अक्सर इंग्लिश या अगर उर्दू में या जिस लैंग्वेज में हम पूछ रहे हैं वो लैंग्वेज जो है उसका सब्जेक्ट भी पार्ट होता है। जैसे सोशल स्टडीज का कोई असाइनमेंट है तो सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश हो गया, अगर वो उर्दू में सबमिट करें तो सोशल स्टडीज एंड उर्दू हो गया, और अगर वो नेपाली जो लैंग्वेज है उसमें जिस कंट्री का जो भी प्रेफरेंस जो लैंग्वेज है उसमें करें तो वो फिर उसके साइड बाय साइड लैंग्वेज का चलता है, या फिर साइंस के अगर उसमें कंपोनेंट पूछे जाते हैं तो वो साइंस का होता है। एक एग्जांपल को मैं साथ में लेके चल रही हूँ यहाँ से आगे, कि जैसे फिर उसके बाद तीसरा स्टेप होता है कि ड्राइविंग क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन हमने लिखना है जो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट चलता रहे, आखिर तक बच्चे के माइंड में रहे कि उसने उस क्वेश्चन को अल्टीमेटली रिस्पोंड करना है। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स होंगे कि एक एग्जांपल है हाउ कैन आई सर्वाइव इन अ डेजर्ट, जो लाइक इन डेजर्ट पे आइडेंटिफाई लर्निंग आउटकम्स, कि लर्निंग आउटकम्स में जैसे कि टीम में डिसीजन मेकिंग, नेसेसरी स्किल्स टू सर्वाइवल इन अ डेजर्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट, बच्चों लर्न कर सके और द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क, एंड देन कंटेंट एंड स्किल्स। फिर कंटेंट हमने सेलेक्ट करना है कि वो बच्चों को हमने कौन सा कंटेंट देना है। द कंटेंट shouldn't be limited to any textbook, it should be open, give them YouTube links, give them इनको autonomy दे दें कि वो साइट्स को एक्सप्लोर करें, बट मेक श्योर कि वो ऑथेंटिक साइट्स को एक्सप्लोर करें, और साथ में स्किल्स भी देखें कि किस स्किल को ये हम असेस करने जा रहे हैं। जैसे इसमें आगे जो प्रोजेक्ट मैंने डिजाइन किया है आज के सेशन के लिए, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, कम्युनिकेशन है, और एंड देन क्रिएट टास्क, क्रिएट अ टास्क। जो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपसे शेयर किए हैं बीच में सिनेरियोज के, सो दिस इज द टास्क। और उसके बाद है सेवंथ में आता है सिनेरियो डिजाइन करें, या जिसको हम कहते हैं मेथडोलॉजी डिजाइन करें। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं या कोई असाइनमेंट देते हैं परफॉर्मेंस के लिए, उसमें हम उनको अक्सर मेथडोलॉजी नहीं देते हैं। However, there should be a clear cut defined methodology for performing a certain project. इस सिनेरियो में होगा जैसे कि what processes the students has to carry out while performing the task, and what essential worksheets do the students need, what assessment rubrics, what assessment criteria based on the students will be assessed, do we need to use some peer assessment checklist, do we need to use some self assessment checklist जिसमें बच्चा अपने आप को assess करे या अपने दोस्तों को peers को वो assess करे। by the way, ये जो self assessment और peer assessment है ये यहाँ के लिए बहुत ही it can be well utilized here while performing any assignment, and then give them a clear-cut submission guidelines. Now here comes to a sample project. I hope it opens. Otherwise, मैं अपना screen change करूँगी. Please let me know if this screen is open.
कैन समबडी टेल मी, राइट मी, यूसुफ प्लीज बताइएगा कि ये स्क्रीन आपके लिए ओपन है? ओके, आई चेंज स्क्रीन. ओके ओके, आई चेंज स्क्रीन. आई चेंज द स्क्रीन. So can you see it now? I hope it is appear to everyone. Oh, thank you, Yusuf. There is a project I have designed for. Thank you, Leila, for the today's task. कि ये एक सैम्पल प्रोजेक्ट है लाइफ इन डेजर्ट पे. किसी को मैंने वैसे लर्निंग के लिए भी मैंने पूछा था, उसके लिए फीडबैक के लिए, तो somebody told me कि ये बहुत लेंदी है. एंड लेंदी इसलिए है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट टास्क का है ही ऐसा, इट्स नेचर ही ऐसा है कि उसको एलॉबरेटेड फॉर्म में डिजाइन किया जाए, जो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स वाले हैं, जिसमें ज्यादातर ग्रुप वर्क है. लाइफ इन डेजर्ट पे जैसे देखिए सब्जेक्ट का है, लीडिंग जो क्वेश्चन है कि हाउ कैन आई सर्वाइव इन अ डेजर्ट, और उसके कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है कि एसेंशियल स्किल सर्वाइवल के लिए कौन से चाहिए, सर्वाइवल गियर की लिस्ट क्या होगी, टीम वर्क क्यों जरूरी है, प्लानिंग क्यों जरूरी है किसी एक्सपीडिशन पे जाने के लिए. और इसके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे सोशल स्टडीज, इंग्लिश और जनरल साइंस, 3 सब्जेक्ट्स को ये कवर करता है. सजेस्टेड टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 वीक्स का टाइम है इस प्रोजेक्ट को या इस परफॉर्मेंस असेसमेंट को परफॉर्म करने के लिए. और इसके लिए जो कोर स्किल्स उनके असेस किए जाएंगे वो कंस्ट्रक्टिंग अ शेल्टर इन अ डेजर्ट, मेकिंग अ फायर एंड एडेप्टेबिलिटी, teamwork, critical thinking and how to fetch a water in a desert, how to identify कैसे उनके पास या अगर उनके पास अवेलेबल नहीं हो, उनके पास पानी का शॉर्टेज हो तो. लर्निंग गोल्स हैं इसके फॉलोड बाय, चूंकि अभी मैंने डिस्कस किया इसीलिए मैं इनको डिस्कस नहीं करूंगी. लर्निंग गोल्स इज फॉलोड बाय रिक्वायर्ड मटेरियल एंड इसके अलावा और भी मटेरियल रिक्वायर्ड हो सकते हैं. इंटरनेट है फॉर द कंटेंट, बुक्स फॉर रेफरेंसिंग, मटेरियल टू मेक फायर, पेपर, वुड. नाउ हियर कम द सिनेरियो. लाइक हम स्टूडेंट्स को इमेजिन कर ला लें कि इमेजिन दे आर गोइंग एन एक्सपीडिशन इनटू अ सहारा डेजर्ट. What means of transport did they use? What kind of clothing they would need? How much food and water they would need to have take it with them? And they through this project, I'm asking them to explore ways in which they have to adapt to be able to survive in a month for a desert, in a desert. And which is task के बाद ये अभी आएगा scenario मेथड, जिसमें डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप हम लिखेंगे इसको. कि जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने उनको कंटेंट प्रोवाइड किया, जिसके लिए देखिए लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हैं कि ये जो है, चूंकि हम खुद इनको लिंक्स देंगे, इससे ये होगा कि वो हम उनको ऑथेंटिसिटी का उनको पता चलेगा, और वो जो अनफेयर मींस जो साइट्स है वहां पे उनको जो अनऑथेंटिक साइट्स हैं उनकी तरफ उनको जाना नहीं होगा, हम उनको इस तरह रिफ्रेन कर सकते हैं. सो उनको अगर हम कहें कि फर्दर वो एक्सप्लोर कर सकते हैं इस स्पेस से रिलेटेड. एंड और यहाँ पे क्लियर कट मैंने बताया, देखें यू कैन फर्दर एक्सप्लोर. यहाँ पे थे बेसिकली लाइफ इन डेजर्ट का एक प्रोजेक्ट था, और उसके जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स थे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के, वो हम डिस्कस कर रहे हैं. और हमने डिस्कस किया कि कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, सजेस्टेड टाइम, these all will will vary based upon the requirement of the task, the requirement of the goal or running outcome जो आपका है, जो मेजर जो गोल है जो आप चाहते हैं बच्चों से, उन पे डिपेंड करेगा. और उसी पे डिपेंड करता है कि कितना थिक और कितना एलॉबरेटेड फॉर्म में आपका टास्क क्रिएट हो जाएगा. सिंस ये जो असाइनमेंट है इसमें काफी उसमें स्टेप्स में चाहिए एलॉबरेटेड फॉर्म में, इसलिए ये काफी लेंथी हो गया. स्टेप 2 में हम जैसे बच्चों को हम बताएंगे इसमें कि
पहले उसमें हमने उनको कंटेंट दिया और कहा कि भाई इन कंटेंट को रीच करके जो क्वेश्चंस नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पर फर्स्ट उसमें हो गया वो आस्क किए गए हैं उनके और रिस्पॉन्ड करें। एंड देन फॉलोड बाय स्टेप 2 में हम उनसे कहा कि आप मजीद उन ट्रैवलर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक्सप्लोर करें, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप्स को वो लेके जाती हैं एक्सपीडिशन पे, आप उनके कैंपेन्स को देखें और उनको स्टडी करें, अगर इंटरव्यू हो सकता है वो भी करें, और उनके जो प्री रिक्विजिट्स हैं किसी कैंपेन के लिए वो क्या चाहिए उनकी एक लिस्ट तैयार करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लास के साथ और अपने ग्रुप्स के साथ फिर डिस्कस करें। फिर आगे आएगा कि वो रिसर्च करें और फिर देखें कि एक टेंट को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है एक्सट्रीमली कोल्ड एंड हॉट वेदर के लिए, जैसे जो डेजर्ट्स में शामें रातें बहुत ठंडी होती हैं और दिन बहुत गर्म होते हैं, और बो लाइन कैसे बनाना है किसी भी टेंट के लिए जो कहीं उस पे इमरजेंसीज के लिए, मटेरियल कौन कौन सी यूज होंगी उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए वहां जाने के लिए, और हीट रेजिस्टेंट टेंट को कैसे बनाया जा सकता है, किस तरह की क्लॉथिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और फिर हम उनको गाइड करें कि फिर बो लाइन के स्टेप्स क्या होंगे, इनके थ्रू वो लर्न करें। सेफ फायर कैसे बनाया जा सकता है उसको वो स्टडी करें, और उसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक यूट्यूब लिंक भी दिया हुआ है कि जिसमें एक सिंपल जो फायर है उसको कैसे बनाया जा सकता है। एंड फॉलोड बाय उनसे हम कहें कि फिर आगे जो मैंने कहा है कि उनकी जो एक विजुअलाइज करें कि वो सहारा में है 1 महीने के लिए है, क्योंकि वो अब तक बहुत सारा कुछ पढ़ के भी आ चुके हैं, तो एक उनके पास अच्छा खासा रिच अंडरस्टैंडिंग आई है कि किस तरह का क्लाइमेट उनको मिलेगा वहां पे, किस तरह का वेदर होगा, किस तरह का रहना होगा अगर महीने के लगे, तो वहां पे अभी जाके वो विजुअलाइज करें कि किस तरह का इन्वायरमेंट वहां पे होगा, और फिर वो लिस्ट भी बनाए साथ में कि बेसिक जो उनको फर्स्ट वे फूड वाटर क्लोथिंग और किस तरह की चीजें और रिक्वायर्ड हो सकती हैं। और सेकेंडली फिर उनको वो ये देखें कि उस वेदर से फेवरेबल फूड कौन सी होंगी, कौन सी फूड उनको पकानी पड़ेंगी उन कैंप्स में महीने के लिए, उनके लिए इंग्रेडिएंट्स कौन सी रिक्वायर्ड होंगी, तो वो कोशिश करें कि उन फूड को एक दफा घरों पे कुक करें और सो दैट दे लर्न हाउ टू कुक व्हाइल दे आर इन द कैंप। और फिर अच्छा फिर ये है कि जहां पॉसिबल हो इन सब का पूरा थोड़ा स्टडी करने के बाद जहां पॉसिबल हो हम बच्चों से कह सकते हैं कि वो उस डेजर्ट में जाने का या वो ट्रिप प्लान करें अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ मिलके, उनके कॉन्सेंट्स को लेके उनके सुपरविजन में ये कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर स्कूल्स देयर आर पेरेंट्स जो ये सारा कर सकते हैं, एक फ्रीडम बच्चों को मिलती है, उनको ऑटोनॉमी मिलती है, वो सारा अफोर्ड कर सकते हैं। या फिर नहीं हो तो एक चांस हम उन बच्चों को दे दें कि पेरेंट्स से कंसेंट लेके कि उस ग्रुप को वो स्कूल में एक विजुअलाइज करें एक टेंट बनाने का, एटलीस्ट उनको वो चीजें आ जाएं कि टेंट कैसे बनाई जाती है, बॉल लाइन कैसे बनाई जाती है, एक सेफ फायर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू ये सारा उनको बहुत सारे जो लाइफ स्किल्स हैं उनको आएंगी। नाउ प्रोजेक्ट सबमिशन, एंड पे जो वो सबमिशन करेंगे वो अपने काम को ग्रुप में भी होगा और इंडिविजुअल भी होगा। इसका ग्रुप टास्क में होगा कि जैसे जितना भी ओवर द पीरियड ऑफ 2 वीक्स उन्होंने काम किया है सबके सैंपल्स वो पोर्टफोलियो बनाएंगे, जितने ओवर द टाइम क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, पिक्चर्स बनाएंगे अगर उन्हें जर्नी किया है या वाइल परफॉर्मिंग दैट असाइनमेंट उनके डिफरेंट पिक्चर्स की पोर्टफोलियो बनाएंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन उन्हें रिसर्च की है सबके जो लिंक्स की फॉर्म में हो या फिर अगर वो प्रिंट ले सकते हैं उसका करेंगे। तो और उनको चैलेंजेस कौन सी पेश आई वाइल परफॉर्मिंग दिस टास्क, और फिर जाके इंडिविजुअल जो टास्क होगा कि वो इंडिविजुअली उन्होंने कौन से स्किल्स लर्न किए उस प्रोजेक्ट से उनको टीम वर्क में कैसे हेल्प हुई, टीम वर्क में वर्किंग इन ग्रुप, एंड देन उनकी फीलिंग्स क्या थी बिफोर एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दैट ग्रुप में भी, वो बहुत ही फेयरफुल होंगे या उनको वो एक एकम्प्लिशमेंट का एहसास होगा जब वो बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, और बहुत सारे स्किल्स सीखेंगे, उनकी अपनी एक्सपीरियंसेस वो लिखें। और
कोई सिग्निफिकेंट इंसिडेंट अगर वाइल परफॉर्मिंग दैट इंसिडेंट वाइल परफॉर्मिंग दैट टास्क हुआ हो, तो वो उनको टैकल करने के लिए इंडिविजुअली या ग्रुप में उन्होंने कैसे टैकल किया, कौन से चैलेंजेस आए. So this is how a performance assessment task can be created. This is one of the sample. तो short भी होते हैं, long भी होते हैं. Since the nature of the task was to spending 1 month with the multiple skills requirement, इसलिए it is quite lengthy. और इसमें तो अभी कुछ चीजें जो मिसिंग है, जो वो असेसमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें सेल्फ असेसमेंट का इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट अगर वर्कशीट्स उनको चाहिए और उनके रूब्रिक्स, ये सारे अभी मिसिंग हैं. ये भी इनका पार्ट होती है, कोर पार्ट. So let me stop this screen share here and going back to our presentation. We were somewhere. अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैंने शेयर की है कि कुछ जैसे मेथोडोलॉजी डिपेंड करता है टास्क पे. यहाँ पे सिर्फ एक टास्क की मैंने सिर्फ मेथोडोलॉजी पेस्ट की है और साथ में मार्किंग स्कीम मैंने ऐड किया है. यस यूसुफ, मेथोडोलॉजी जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया छोटा सा, कम टाइम में ही, 1 पीरियड में या 2 पीरियड की 2 क्लास पीरियड के टाइम में, कि वो उनके स्कूल में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, चेयर्स की फॉर्म में, व्हाइट बोर्ड की फॉर्म में, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनकी एक इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करें. तो हमने ग्रुप में, स्कूल में, क्लास में डिफरेंट ग्रुप्स बनाए और हर ग्रुप को टास्क डिजाइन किया और एक ग्रुप को कहा कि उसको कंपाइल करें. और जैसे उनके लिए मार्किंग स्कीम हमने रखा कि कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, इसके 2 नंबर, फ्रीक्वेंसी टेबल उनको बनाने का है कि उसके जो भी रिक्वायर्ड नंबर दे दें, जो आखिर में जो एग्जीक्यूशन होगी उसकी. तो इसको डिस्प्ले करने का ये था पर्पस कि प्रोजेक्ट्स में या परफॉर्मेंस बेस्ड जो टास्क है, उस दे आर नॉट ऑलवेज लेंदी इन साइज द मेथोडोलॉजी. it can be small depending on कि the requirement of the assignment, कितना आप टास्क थिक देते हैं, कॉम्प्लेक्स देते हैं, कितना सिंपल देते हैं while designing a task. अब ये जो भी टास्क डिजाइन किया, जितने भी स्टेप्स हमने डिस्कस किए, उसमें द इम्पोर्टेंट थिंग इसकी, जिसमें लैंग्वेज जो यूज किया हो वो एज अप्रोप्रिएटेड हो, एक्सपीरियंसेस पे हो, बच्चों पे हम डायरेक्ट जॉर्गन्स पे हम ना लेके जाएं, और ग्रेड लेवल पे हो. और अभी जो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिखाया था वर्ड पे, ये प्रोजेक्ट परफॉर्म करने के लिए बच्चों ने पहले से उनको जो डिफरेंट छोटे छोटे असाइनमेंट्स उनको ऐसे मिल चुके हों, जो ग्रुप में उन्होंने परफॉर्म किए हों, जो ओवर द टाइम, ओवर द एकेडमिक ईयर उन्होंने कंडक्ट किए हों, तब जाके वो इस तरह के बिगर जो परफॉर्मेंस असेसमेंट जो टास्क है, उन पे वो एलिजिबल होते हैं, या उनमें वो स्किल्स आ जाती हैं कि वो उनको परफॉर्म करें. टाइम बाउंड हो, एग्जैक्टली इसको बता दें, उनको फ्री ना करें, फ्री से ना करें कि ताकि वो अपने टाइम के अंदर, गिवन टाइम के अंदर वो उसको टास्क को परफॉर्म कर सके. जो भी हम उनको वर्ड्स, इमेजेस, सिंबल्स उनको प्रोवाइड करें, हर एक में एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, एक एविडेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो. जैसे प्रोजेक्ट में वहां पे प्रोवाइड किया था बो लाइन का, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस पे वो स्टेप्स बता रहे थे कि पहले इस स्टेप को रस्सी को कैसे उस पे बांधना है, उसके डिफरेंट स्टेजेस. और ये हमने देखना है कि वो जो कंटेंट डेवलप हुआ है वो एथिकली अप्रोप्रिएटेड है या कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट है. उसकी जो ड्रेसिंग है, अगर उसमें वहाँ पे जो अगर ह्यूमन बीइंग या उसके पिक्चर्स वहाँ पे आए हैं, तो वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है. Try to integrate technology, as we all see कि जितने भी जो वर्ड जो जा रहा है उस पे सारा कुछ इंटरनेट पे आ रहा है, टेक्नोलॉजी पे आ रहा है, टैबलेट्स यूज करें, गैजेट्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लैपटॉप्स पे कर रहे हैं. तो इन जो टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स हैं, जो असेसमेंट टास्क हैं, उनसे हम फायदा लेके हम बच्चों से कोशिश करें कि वो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेटेड ले चलें.
The second thing is personalize the situation. पर्सनलाइज द सिचुएशन. देखें कि वो जो आपका जो असाइनमेंट आप डिजाइन करेंगे वो हर इंडिविजुअल नीड को एड्रेस करें. हर इंडिविजुअल जो पर्सन है, उस ग्रुप का मेंबर है, वो उसमें अपना रोल प्ले करे और कोशिश करें कि वो जो असाइनमेंट आप डिजाइन करें वो उनको इंक्लूड करें. जैसे इमेजिन यू, आप या उनके नाम उनमें जहाँ पे पॉसिबल हो उनके नाम उसमें असाइनमेंट्स में बनाएं, लिखें उनके नाम, जहाँ पे कैरेक्टर्स के नाम हो, सूडोनेम्स यूज होने हो तो जो इथिकली अप्रोप्रिएट हो. तो इससे क्या होगा, बच्चा ऑन करता है, स्टूडेंट्स उस चीज को एंजॉय करता है एंड दे फील दे आर एक्चुअली इन द सिनेरियो एंड दे आर डूइंग दैट. और स्टूडेंट्स की जो लेवल है उनको माइंड में रखें कि इसलिए कि जो असाइनमेंट अभी टास्क डिजाइन हुआ था दैट इज नॉट ऑफ कोर्स अप्रोप्रिएट फॉर अ स्टूडेंट स्टडीइंग इन ग्रेड 1, बिकॉज ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में ऑल्दो हर लेवल पे टीचर का या एक गार्जियन का सपोर्ट चाहिए होता है ओवर द टाइम प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस में, बट डिफरेंट होता है उसकी जो नीड होती है वो डिफरेंट होती है. जैसे अगर ईसीडी की हैं प्रोजेक्ट्स हैं या उसमें ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में इस लेवल के होते हैं, उसमें ज्यादा उनमें जो सपोर्ट है टीचर की वो जरूरी होता है, ज्यादा चाहिए होता है. उनके सुपरविजन में वो परफॉर्मेंस जो है वो अपना परफॉर्म करते हैं. प्लान वेल. ओह यस, दिस इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग. जितना वेल प्लान्ड होगा, जितना ज्यादा आप अपने प्रोजेक्ट को, जितना अपने असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे अपने कलीग्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, उतना ही वो वेल एग्जीक्यूट हो जाएगा. बिकॉज बहुत सारे माइंड जब मिलते हैं ना तो वो फिर जो कहीं पे बीच में एक सही क्रिटिकल माइंड भी बैठा होता है जो ऐसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है ना कि बंदा परेशान होता है, ओ तो इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं था. तो फिर उससे ये हेल्प मिलता है कि चीजें हम 360 के एंगल से देख के हम वहां पे जो रिक्वायरमेंट्स है उनको एड्रेस करते हैं. somebody asked me a question, let me say, okay, क्वेश्चन ये था कि इसमें असेसमेंट ग्रिड्स क्या होंगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स जब हम असेसमेंट की बात ही करते हैं तो ये जो असेसमेंट मेन जो रोल है वो इंस्ट्रूमेंट से ऑल्दो वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन ओवर द टाइम उनको असेस कैसे करना है उनके लिए हम क्या करते हैं, जो वेल डिफाइंड जो रूब्रिक्स हैं, सॉरी, वेल डिफाइंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं रिलेटेड टू द टास्क, हम उनसे पूछते हैं. यहाँ पे कुछ मैंने टेम्पलेट्स शेयर किए हैं आपके साथ, अभी मैं शेयर करूंगी इंस्ट्रूमेंट्स पे, जो बेसिकली इट विल गिव यू एन आइडिया कि किस तरह के हम लोग असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सकते हैं. लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन बिकॉज इज इट ओपन? यूसुफ प्लीज बताइएगा. Okay, is it working? Please tell me. I have shared a rubric, basically एक word का document share किया है जिसमें instruments हैं. Just write me a message, a chat कि you can see that. It is visible to everyone. Naila Sheikh, no. Please check it now. Let me close this earlier one and I hope this is working now. No. Okay, let me reshare. Share it again. Check it please. रोजीना बताइएगा कि अभी ये मैंने दोबारा शेयर किया है स्टॉप करके. Can you see it? It's a rubric. Oh, great. Thank you so much. It's a rubric basically. Thank you, Rosina.
इट्स अ रूब्रिक बेसिकली एक क्लास में बच्चों की जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो अभी प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर किया मैंने, जो असेसमेंट टास्क है उसके साथ उनका ऑफ कोर्स जब वो अपना कंटेंट अगर प्रेजेंट करेंगे या कोई भी मॉडल प्रिपेयर करेंगे और उसमें प्रेजेंट करेंगे, तो उनके जो प्रेजेंटेशन है उनको असेस करने के लिए जो डिफरेंट हम लोग टेक्निक्स यूज करेंगे, जिसमें रूब्रिक है। उसमें फॉर एग्जांपल एक ये कंटेंट नॉलेज, उनकी कोहेरेंस, और रूब्रिक का फायदा ये है कि जो मार्क्स है ना वो वेल डिवाइडेड होते हैं एक सक्सेसर उसमें कि प्रोग्रेशन के साथ, कि वो एक्सेप्टेबल में है, एक्सेप्शनल है, मैच्योर है, तो ये एक प्रोग्रेसिव वे में जाते हैं, और इसमें जो हर जो नंबर है ना वो जाया नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन के यहाँ पे मैंने बनाया है कि कोहेरेंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रामर, vocabulary एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, उनका आई कांटेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, इसी तरह देयर फॉर एग्जाम्पल रोल प्ले. Now let's take an example of a role play. Thank you. For example, scoring rubric for role play. रोल प्ले के लिए जैसे देखें कि हम अक्सर क्लासरूम में ये रोल प्लेस तो कराते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने देखा है कि हम उनको असेस वैसे नहीं करते हैं, तो उसका जो रोल प्ले का जो पर्पस है ना वो जाया जाता है। तो रोल प्लेस के लिए जैसे अगर हम उनके देखें कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ, एक जो मैंने ये डिजाइन किया था, हमारी पिछले कुछ एक्टिविटीज हो रही थी उसमें कि डेमो टीचिंग दे रहे थे टीचर्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनी टीचर्स हैं, तो उन्होंने कोई रोल प्ले किया हुआ था उनका, तो उसको मैं असेस कर रही थी यहाँ पे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचिंग मेथोडोलॉजी दे हैव यूज्ड, उनका प्रेजेंटेशन और जो कॉन्फिडेंस है वो, कॉर्पोरेशन कितना है अमंग द जो परफॉर्मर्स, और वो जो वोकैबुलरी और जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं व्हाइल परफॉर्मिंग दैट रोल प्ले, उसकी प्रोफिशिएंसी कितनी है, फाउंडेशन है, उनका इंटरमीडिएट है, या उनका आवाज क्यों कम हो गई इसकी? हेलो, ओके। सेकेंडली कुछ और जो मैंने डिजाइन किए हैं कि यहाँ पे असेसमेंट स्किल्स फॉर सॉफ्ट स्किल्स, जो 21st सेंचुरी स्किल्स को जो हम लोग रैंक करते हैं, कि अभी प्रोजेक्ट का पार्ट भी था कि उसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग को असेस कैसे करें, कम्युनिकेशन को असेस कैसे करें। ऑल्दो देयर आर सो मेनी 21st सेंचुरी रिक्वायर्ड स्किल्स, लेकिन जो कोर स्किल्स हैं, मेन जो स्किल्स हैं वो 4 हैं, 4 C's की अक्सर आपने सुना भी होगा, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। अब उनके फैक्टर्स कौन से हैं कि कोई एक सर्टेन टॉपिक दे दें कि उसमें जैसे क्रिटिकल थिंकिंग में वो हम उनको असेस कैसे करें कि वो रिजल्ट्स को ड्रॉ कर सकता है, किसी एसेंशियल पॉइंट को समराइज कर सकता है, कि क्वेश्चंस को वो सही से वो स्टेट करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो कंट्रीब्यूट करता है, एक आइडिया से दूसरे आइडिया जब वो डिस्कस कर रहा होता है तो उसमें वो कनेक्शन बना सकता है, और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। सो दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग। सो बेसिकली अगर कोई एक अखबार का आर्टिकल भी लिख लेता है तो हम उस आर्टिकल में भी हम देखते हैं कि वो क्रिटिकली कितना वो लिखा हुआ है। और बेसिकली मैं इसलिए बार बार अखबार कह रही हूँ कि हम खुद भी एक अखबार के जो हम खुद एडिटर्स भी हैं बेसिकली उसमें, कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो राइटअप आता है, जो आर्टिकल आता है, उसको हम देखते हैं कि हाउ क्रिटिकली द ओपिनियन हैज बीन गिवन बाय द ऑथर। तो उसमें कि इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड है, कनेक्शंस है। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन क्रिटिकल थिंकिंग। और अगर हम कम्युनिकेशन चेक करना चाहें तो ऊपर जो प्रेजेंटेशन के रूब्रिक्स बने थे उसमें हम देख सकते हैं कि दूसरों को द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ही लिसन्स और ही और शी लिसन्स। कि जब तक जो कोर कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का, और फिर अपने मैसेज को कन्वे क्लियरली करता है, स्टेट करता है, अपने राइट पे बोल सकता है, अपने आइडियाज को थॉरली शेयर करता है, और जब रिक्वायर्ड हो तब शेयर करता हो, अननेसेसरी नहीं बोलता हो।
मैं इसीलिए थोड़ा सा पॉज मेरा आता है कि साथ में कुछ ज्वाइन कर रहे होते तो मुझे उनको एडमिट भी करना होता है साथ में, ये सारा टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग। कोलैबोरेशन के जैसे कोलैबोरेशन के हम स्किल अगर असेस करना चाहें कि वो ग्रुप में वो दूसरों को रिस्पेक्ट देता है, ग्रुप इंटरेस्ट के लिए कंप्रोमाइज करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करता है, वो हिच हाइकर नहीं होता है कि भाई दूसरों के शोल्डर पे बैठ के ना जो है वो नंबर लेने वाला बंदा ना हो या बंदी ना हो। वो अपना कोऑपरेटिव लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है कि वो अपना जो इंडिविजुअल जो रोल है वो प्ले करता हो और बेसिकली दूसरों को भी ग्रुप असाइनमेंट्स में या ग्रुप वर्क में या परफॉर्मेंस में उनको सपोर्ट करता हो। हाउ क्रिएटिव इज कि किस तरह की जो वो न्यू आइडियाज वो देता है व्हाइल डिजाइनिंग अ सर्टेन टास्क, वो परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क। रिस्क लेने के लिए तैयार है कि फॉर एग्जांपल अगर कहे कि भाई मेकिंग अ सेफ फायर, तो उसमें अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बोले कि किसी में, बड़ों में भी नहीं होता है बाजों का कि भाई नहीं, तो वो वहां पे रिस्क लेने के लिए तैयार हो। जब तक वो रिस्क नहीं लेंगे वो लर्न नहीं करेंगे। रिस्क लेने भी सेफली रिस्क लेना, ये ना हो कि पूरा ही रिस्क लेने से वो सारा उसका डिजास्टर हो जाए किसी भी जो भी परफॉर्मेंस का। सो this was a checklist. This is how we assess basically the परफॉर्मेंस असेसमेंट टास्क। जैसे स्पीकिंग स्किल्स का कोई डायलॉग हो रहा है, क्लासरूम में हम बच्चों से डायलॉग्स कराते हैं तो उनके लिए मार्किंग क्राइटेरिया किस तरह का होना चाहिए स्पीकिंग स्किल्स के लिए, कि स्पीकिंग के लिए कि वो जो सिनेरियो उनको दिया है या जो टास्क दिया है कितना उन्होंने अंडरस्टैंड किया है, इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने कितना अंडरस्टैंड किया है, उनकी वोकैबुलरी और उनका प्रेजेंटेशन और उनकी जो कॉन्फिडेंस है, कॉपरेशन विद द अदर जो मेंबर है डायलॉग में जो पार्टिसिपेंट है उसका। So this is another checklist. This is a simple a criteria for marking a writing, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट में इंट्रोडक्शन कैसे दिया है, आइडियाज कैसे हैं, कंक्लूजन कैसा है, और उसके जो फिर मैकेनिक्स है सेकंड पार्ट, इसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, पंक्चुएशन, लोअर केस, यूज ऑफ लोअर केस एंड अपर केस एंड देन स्पेलिंग, और फिर उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सो ये कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स थी जो बेसिकली हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, डिजाइन करते हैं किसी भी परफॉर्मेंस असेसमेंट टास्क को डिजाइन करते हुए। इसीलिए कहते हैं कि डिजाइनिंग अ परफॉर्मेंस असेसमेंट टास्क इज नॉट दैट सिंपल, इट रिक्वायर्स टाइम और देयर आर चैलेंजेस एसोसिएटेड with the performance assessment task. The thing is कि जो challenges है कि इसको validate करने में problem होता है वो जो पूरा task है, क्योंकि उसकी itself performance में ही, जैसे 2 week का task design किया है उसकी performance में ही 2 हफ्ते लगेंगे, तो उसकी validation में ही कितना time लगेगा, पहले validate कराओ फिर उसके बाद actual performance की तरफ लेके जाएं, और availability of audience। So जो student से, इसलिए उसके काफी चैलेंजेस हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई असेसमेंट कोई टेक्निक क्रिएट करना हो तो पेशेंस, ट्रायल एंड एरर, और कोई भी जो साइकोमेट्रिशियंस है जो वेल equipped with the assessment philosophies and जो understanding है, even they take time in while creating these type of assignments, these type of performance assessment tasks. However, यहाँ पे मैं जो पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ कि this is not important to create from the scratch. Don't start to create something from the scratch. There is Google. Learn how to how to Google it and how to get an assignment, how to get a performance assessment task, and then adapt it according to your context. It will save your time. और जहाँ पे कंसेंट के इश्यूज हो, जहाँ पे परमिशन लेना हो, तो वहाँ पे वो दिया भी होता है साइट्स पे कि आप यहाँ से हमसे परमिशन लेके आप हमारा जो टेम्पलेट है उसको यूज कर सकते हैं।
तो इन प्रोसेसेस को फॉलो करके आप उनको अडेप्ट कर लें. And well, that's it for today. And Confucius say for today's takeaway is ki whenever I hear, I forget. I see, I remember, and when I do it, I actually learn it. So मैं रियाद सऊदी अरब से आपका सेशन अटेंड कर रहा हूँ. मैंने यहाँ पे तकरीबन इसी तरह का काम मैं भी कर रहा हूँ. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी 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 नदीम साहब जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. मैं यहाँ पे एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में असेसमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ और मुझे बेइंतहा फख्र हो रहा था जब मैं ये सेशन सुन रहा था कि जो काम हम स्किल बेस्ड असेसमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ फार्मेसी और नर्सिंग और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जो काम कर रहे हैं वो हमारे यहाँ स्कूल लेवल पे आ रहा है. ये बहुत ही ऑनर की बात है हमारे लिए. एक छोटा सा काम रिसेंटली हम लोगों ने ऐड कर रहे हैं उसमें, वो ये कि जो कोर्स इवैल्यूएशन होती है एंड में, उस पे अब हम एक टेम्पलेट डिजाइन कर रहे हैं जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दोनों कंपोनेंट्स के साथ उसको इस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं कि ये टेम्पलेट फैकल्टी को हेल्प करे कि वो फीडबैक दे सकें बच्चों को भी और अपनी टीचिंग में भी डेफिनेटली. और जब समेटिव असेसमेंट हो जाए उसके बाद वो इवैल्यूएट कर सकें कि उनकी जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट थी वो कहाँ एग्जिस्ट करती है और वो कैसे कोर्स को की नेक्स्ट ऑफरिंग को बेहतर कर सकते हैं, या नेक्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं हमारे सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जब आ जाते हैं तो फर्दर किस किस्म की टास्क में उनको एंगेज किया जा सकता है ताकि जो CLOs हैं और PLOs जो हैं वो मिस ना होने पाए. और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है हमारी एक्रेडिटेशन की. तो इस किस्म का कॉन्सेप्ट हमें लगा कि बहुत अच्छी सतह पर आप लोग कर रहे हैं. अगर ये जो समेटिव फॉर्मेटिव और समेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये पॉसिबल है वहाँ पे? Depending on, and first thank you so much नदीम साहब, आप ज्वाइन किया और आप you find it good. The thing is कि अभी पाकिस्तान में ग्रेजुअली आ रहा है and there are some institutions जो अपने लेवल पे कर रहे हैं और कुछ जैसे ना ongoing formative भी कर रहे हैं और उसको इंटीग्रेट भी कर रहे हैं उसमें समेटिव में, और उन्हें रिपोर्टिंग भी ऐसी की हुई है डिजाइनिंग की जहाँ पे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हैं उनके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं बच्चों के उनको भी उन्होंने इंकॉर्पोरेट किया हुआ है. बट जो एक लार्जर जो उस पे है जैसे पब्लिक लेवल पे है और या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन सिस्टम्स लेवल पे है उसमें काफी अभी हम लोग अभी आ रहे हैं उसकी तरफ आ रहे हैं. उसकी वजह यह है कि जो असेसमेंट लिटरेसी है यहाँ पे हमारे कॉन्टेक्स्ट में असेसमेंट की लिटरेसी बहुत कम है. आप इंस्टीट्यूशंस में जाएं यूनिवर्सिटीज में तो वहाँ पे भी असेसमेंट की जो टीचिंग्स जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं. ज़्यादा ऑफर यूनिवर्सिटीज नहीं करते हैं एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज. तो अभी कुछ सालों से ये चाह रहा है एंड आई होप कि हम जो ये इस तरह के असेसमेंट के रिया में जो टॉपिक्स लेके आते हैं तो वो अभी हमारी एक कोशिश होती है कि हम एक इनपुट दे दें और हम अपने टीचर्स को एक हेल्प करें कि जो क्लासरूम लेवल पे है वो सिंपल करके कैसे कर सकते हैं. तो होप है कि आगे जाके कुछ अरसे में होगा लेकिन इट्स क्वाइट स्लो. Thank you so much. I really appreciate your contribution.